तो हम लोग को देखना था हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट थे जिनको हम लोग को क्लियर करना था। तो कल हम लोग पढ़े थे जीवी कैलकुलेट करते समय क्या अनरियलाइज रेंट को डिडक्ट करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दे रखा है while deriving actual rent received and receivable for the purpose of calculating GAV, the unrealized rent has to be deducted from it। अनरियलाइज रेंट को हम लोग उसी समय डिडक्ट कर लेंगे। कल हम लोग ने जो क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया था, मैंने उसमें से जीएवी में से एक्चुअल अनरियलाइज रेंट को माइनस नहीं किया था, जबकि एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते समय ही अनरियलाइज रेंट को आपको माइनस कर लेना है। तो अनरियलाइज रेंट के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि अनरियलाइज रेंट कब आपके लिए डिडक्टेबल होता है। अनरियलाइज रेंट विल बी अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड। कब आप अनरियलाइज रेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं? फ्रॉम द रेंट रिसीव्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। मैं आपको बस ये बता दूं कि ये सारे कंडीशंस है, ये सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो तो फिर अनरियलाइज रेंट अलाउड हो जाता है आपको डिडक्शन में, आप उसको माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं मानती। सबसे पहले द टीनेंसी इज बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब सही होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। द डिफॉल्टिंग टीनेंट हैज vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property। यानी टीनेंट ने पूरी तरीके से मकान आपका खाली कर दिया है। द डिफॉल्टिंग टीनेंट, जो भी डिफॉल्टिंग टीनेंट है, is not is not in occupation of any other property of the assessee। ऐसा नहीं कि आपने उस टीनेंट को किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया अपने ही किसी और मकान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। द assessee has taken all the reasonable steps to institute legal proceeding for the recovery of the unpaid rent or satisfy the assessing officer that legal proceeding would be useless। अब देखिए यहाँ पे एसएससी को वो सारे रीजनेबल स्टेप्स अपनाने हैं जो कि लीगल प्रोसीडिंग के लिए जरूरी होते हैं, जैसे लाइक उसके खिलाफ एफआईआर करना या फिर जो भी केस दर्ज करना, वो सब करना पड़ेगा, तभी जाके वो अनरियलाइज रेंट बोनाफाइड मानी जाती है, तभी आप अनरियलाइज रेंट को लेस करेंगे। तो कल का क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया था उस पर वापस आते हैं और एक बार उसको फिर से समझते हैं। तो कल जो हम लोग ने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, ठीक है, उसको जब देखते हैं, अनरियलाइज रेंट वाला, ये था मिस्टर जॉय वाला। मिस्टर जॉय वाला था जिसमें अनरियलाइज रेंट था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, रेंट जो इनको रिसीव था, फिर से मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। मिस्टर जॉय owns the property having two residential unit, unit 1 is self occupied and unit 2 is let out। rent is 6,000 per month। rent of 2 months could not recovered। 2 महीने का रेंट रिकवर नहीं हो पाया। municipal value of the property is 1,30,000। standard rent is 1,25,000। air rent is 1,40,000। municipal tax is imposed at the rate 12%, which is paid by him। other expenses are repaired 250, insurance 600, interest on capital borrowed during the 1998 was for construction is 63,000। find out the income from house property from of Mr. Joy for the assessment year 1920। कल मैंने इसको सॉल्व किया था, लेकिन जाहिर सी बात है सॉल्यूशन में थोड़ा सा मेरा दिक्कत था, उसको आज चलिए क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये था कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जॉय, असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 1 यूनिट 2, यूनिट 1 को हमने 50% माना, यूनिट 2 को 50% माना। सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो वैल्यू थी वो नील थी, सो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या देखिए कितना था, जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल था वो 63,000 था, इसका हाफ होता है 31,500। लेकिन आप सभी को पता है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में से 30,000 से ज़्यादा का रिडक्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि लोन 1 अप्रैल 1999 के पहले का है, ठीक। तो 30,000 का रिडक्शन मिल गया, -30,000, दैट मीन्स निगेटिव में आया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे यूनिट 250%। अब यहाँ पे जीएवी कैलकुलेट करते समय हम लोगों ने गड़बड़ी की थी। एक्चुअल रेंट हमने दिखाया था पूरा 12 महीने का, लेकिन आप सभी को पता है 2 महीने का रेंट नहीं मिला, तो इसलिए सिर्फ
10 मंथ का ही लेंगे। अब यहाँ पे जो देखिए कितना होता है, 60,000। हाँ 60,000 रुपये। अब जो देखिए यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, वैकेंसी वाला रीज़न नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 62,500, एक्चुअल रेंट है 60,000। ये दोनों में से अधिक है, तो इन दोनों में से अधिक कौन है, 62,500। एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हो जाएगा 62,500, बाकी सारा कैलकुलेशन आपका सही है। अब यहाँ पे ये अनरिलाइज रेंट हटा दीजिए, यहाँ पे अनरिलाइज रेंट नहीं लेस होगा क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है ये भी कैलकुलेट करते समय। अब म्यूनिसिपल टैक्स घटा 54,700 है। देन स्टैंडर्ड रेंट आपको पता है 30% ऑफ एनएवी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट हाफ 31,500 पूरा डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि लेट आउट पोर्शन में इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, जितना भी इंटरेस्ट है आप डिडक्ट कर सकते हो। तो टैक्सेबल इनकम आ गई थी 6,790। फाइनली 30,000 का लॉस था, अपनी इनकम हुई तो फाइनली लॉस उनका दिखाएगा 23,210। तो ये जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन में जो थोड़ी सी गड़बड़ी की थी वो हो गया। अब आपको इस चीज़ का भी ख्याल रहना चाहिए कि जब भी हम लोग ये भी कैलकुलेट करते हैं तो अनरिलाइज रेंट हो या वैकेंसी दोनों ही को ही हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है? इस चीज़ का सब लोग ख्याल रखिएगा। अब हम लोग को अगला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हाउस प्रॉपर्टी में रह गया था, वो असाइनमेंट का था। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब ये देखिए यहाँ पे मिस्टर रॉस, पीयूष म्यूट करो भाई। अब आप नहीं करोगे मुझे तो म्यूट करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे मिस्टर रॉस की बात करते हैं। मिस्टर रॉस ऑन अ हाउस इन पुणे। मिस्टर रॉस के पास क्या है, इन्होंने ओन्स अ हाउस इन पुणे, इन्होंने पुणे में एक हाउस लिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस वाज कंप्लीटेड 1997। 1997 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था। 50% of the portion of the house was let out for residential purpose। आधे मकान को आपने किराए पे उठा रखा है फॉर द मंथली रेंट, ठीक है ना, ऑफ ₹4,000। 4,000 रुपये हर महीना आता है। बट दिस पोर्शन रिमेंड वैकेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स। लेकिन 4 महीना ये खाली रहा, मई से अगस्त तक। म्यूनिसिपल वैल्यू दे रखा है फॉर द प्रॉपर्टी इज 45,000। म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000 है। मिस्टर रॉस यूज्ड 25% पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर हिज प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी। यानी 25% पोर्शन को में वो अपना प्रोफेशन चलाते। ओके, ही यूज्ड बैलेंस 25% पोर्शन फॉर हिज ओन रेजिडेंस थ्रू आउट द ईयर, और बाकी 25% पोर्शन में वो खुद रहते हैं। अदर expenses incurred for the property as below। municipal tax is paid 16,000, repair है 8,000, interest on borrowed for renovation is 50,000, और इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कितना है, वो है 2,500। तो आप सभी को पता है म्यूनिसिपल टैक्स तो आप कंसीडर करोगे, रिपेयर कंसीडर नहीं करोगे कि 30% है, इसी बात 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन इसी काम के लिए मिलता है। इंटरेस्ट ऑन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर रेनोवेशन ऑफ द हाउस इज 50,000। रेनोवेशन के लिए दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो रेनोवेशन के केस में आप सभी को पता है डिडक्शन कितना मिलता है, 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी के केस में लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो देखिएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का भी डिडक्शन नहीं मिल पाएगा, ये फालतू में दे रखा है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन इन्हीं सब कामों के लिए मिलता है। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें जरा देखिए। तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझा दूं आप लोग को। अब अगर सपोज करिए आपका ये हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आपका ये हाउस है, अगर हाउस की बात करें, ठीक है, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है। ये आपका मकान मान लीजिए,
ठीक है। अब इस मकान में क्या कर रहे हैं आप, जो 50% पोर्शन है, ठीक है, 50% है ना, वो आपका क्या है, सॉरी लेट आउट है, आपने लेट आउट कर रखा है। लेट आउट मतलब भाड़े पे उठा रखा है। नेक्स्ट बचा 25%। इसमें आप क्या करते हो, आप प्रोफेशन चलाते हो, अपना ऑफिस खोल रखा आपने, ठीक है। 25% पोर्शन में तुम क्या है, वो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, ठीक है। अब जो देखना, सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब जो देखना, इस लेट आउट के इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल कैलकुलेट करोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि डिडक्शन चाहिए होगा इंटरेस्ट का। और इस 25% पोर्शन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेट होगा। नो इनकम फ्रॉम एचपी। क्यों इनकम फ्रॉम एचपी नहीं होता है, क्योंकि आपने याद होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए तीन कंडीशंस कंप्लीट करने होते हैं। एसएससी पहला चीज़ तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो लैंड मकान से जुड़ी ज़मीन होनी चाहिए। तीसरा नंबर, उसको अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ ना कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे तो यही पॉइंट आ गया ना, वो अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए 25% पोर्शन यूज़ कर रहा है, तो इस 25% पोर्शन का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं होगा। तो चलिए अब कंपुटेशन करते हैं। सेम इसी फॉर्मेट को हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो टाइप्ड वैल्यू है उसको हटा देते हैं। अब जो देखिए आप, यहाँ पे क्या 50% लेट आउट है, पहले लेट आउट का कैलकुलेशन, या चलिए सेल्फ ऑक्यूपाइड ही कर लेते हैं। 25% पोर्शन जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 50% पोर्शन लेट आउट है, ठीक। तो ये हमारे इस ग्राफ के अनुसार। अब क्या है, जीवी कैलकुलेट करते हैं। तो जीवी एनएवी आपको सीधे पता है नील होगी किस केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है, कुछ मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के लिए हम लोग को बुक देखना पड़ेगा, क्या था क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग, इंटरेस्ट कितना था, 50,000, ये पूरे मकान का था, 100% एरिया का, ठीक है ना। अब इसका हमें 25% पोर्शन करना है। तो जाहिर सी बात है, आधा होता है 25,000, 25,000 का आधा होता है 12,500। तो 12,500 का डिडक्शन यहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के प्रॉपर्टी के केस में। तो आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 50,000 था मल्टीप्लाई बाई 25%, सिर्फ डिडक्शन मिलेगा 12,500, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लेट आउट के केस में। तो लेट आउट के केस में हम लोग को इनकम फ्रॉम हॉस्पिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को देखना होता है क्या, म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी, फिर फेयर रेंट कितना था, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना था, फिर एक्चुअल, सॉरी, फिर हमें पता चलेगा एक्सपेक्टेड रेंट। जब एक्सपेक्टेड रेंट पता चल जाएगा तब हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो चलिए सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू, और ध्यान रहे हमें सिर्फ पता लगाना है 50%, ये करना है। 50% पता है क्यों, क्योंकि आधे मकान को ही हमने लेट आउट किया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखिए म्यूनिसिपल वैल्यू है, म्यूनिसिपल वैल्यू 45,000 है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू पहले लिख देते हैं 45,000, लेकिन आप सभी को पता है 45,000 पूरे मकान का है, आधे मकान का डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, 22,500। अब देखते हैं फेयर रेंट कितना है। तो देखिए फेयर रेंट दे रखा है क्या, ओके, सो फेयर रेंट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, न स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, यानी एक्सपेक्टेड रेंट सीधे म्यूनिसिपल वैल्यू ही हो जाएगी, ये भी नहीं दिया है, ठीक है। फेयर रेंट स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दिया है, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया, 22,500, यानी यही जो आपका होगा यही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट 4,000 है, एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4,000, देख लीजिए 4,000 मिल रहा है। लेकिन अब इसमें क्या है, 4 महीना खाली भी रहा है, पीरियड ऑफ वैकेंसी,
यानी कि 8 महीना उठा होगा किराए पे, तो 8 मंथ्स अगर उठा है 4000 की रेट से तो हो जाता है 32,000। अब आप देखोगे एक्चुअल एंड वैकेंसी की बात भी ज़्यादा ही है, तो अधिक वाले को ही हम जीएवी लेंगे, तो 32,000 इज योर जीएवी। तो जीएवी कितना हुआ? 32,000, जो दोनों में से मैक्स होगा, किन दोनों में से? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से 32,000। ठीक है। सर लेकिन यहाँ वैकेंसी का केस है ना सर। हाँ, वैकेंसी का केस है, और वैकेंसी के केस में क्या होता है ना, एक्चुअल रेंट ही हमको जीएवी लेना होता है, तो सीधे एक्चुअल रेंट हमने जीएवी ले लिया। और वो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते बिल्कुल करते अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता, लेकिन यस यहाँ सर। तो सीधा सीधा आपको ऐसे याद होगा हमने क्या पढ़ाया था यहाँ पे, यस सर। अगर वैकेंसी होगा तो सीधे सीधे एक्चुअल रेंट को ही जीएवी ले लीजिएगा सीधे। ठीक है, मैंने मैक्स का फॉर्मूला ठीक है। लगाया कोई दिखा इसीलिए। तो 32,000 इज योर जीएवी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 32,000। 32,000 जीएवी हुआ। अब म्यूनिसिपल टैक्स देखते हैं कितना है। अब म्यूनिसिपल टैक्स अगर आप देख रहे होगे क्वेश्चन में दे रखा है 16,000, ये पूरे मकान का है, हमें आधे मकान का म्यूनिसिपल टैक्स ही सिर्फ लेस कर पाएंगे क्योंकि 50% पोर्शन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सीधे 8,000 मैं लिख दे रहा हूँ। 8,000 समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो यस सर। का डिडक्शन मिल गया 24,000 है। अब इसके आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिल गया 30% का तुरंत। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो आप देखो इंटरेस्ट कितना था, तो दिया है 50,000 का इंटरेस्ट, 50,000 पूरे मकान का। तो हाफ पोर्शन की हम लोग बात करेंगे। अगर हाफ पोर्शन की बात करेंगे तो हाफ पोर्शन में देखिए क्या होता है, 25,000 हो जाएगा। ठीक है, 8,200 ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ? इवन सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी नेगेटिव है और आपका लेट आउट में भी नेगेटिव आ रहा है। फाइनली टोटल 20,700 नेगेटिव आ रहा है। इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, जो भी बाकी इनकम उसमें जुड़ेगा तो उसको माइनस कर देगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लास्ट जो क्वेश्चन था ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब ये जो तो फ्रॉम प्रॉपर्टी में हेलो हाँ, बोलिए पीयूष, क्या बोल रहे हैं? सर, मैं ये बोल रहा था कि आ रहा है तो अगर उसको सैलरी में जोड़ेंगे सर तो वो मतलब उसमें से घट जाएगा ना सैलरी में से कुछ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगर आपकी सैलरी सपोज करिए 4 लाख है तो उसमें से 20,700 रुपये लेस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। अब चलिए देखिए यहाँ पे, अब इसको आगे का नया टॉपिक पढ़ने से पहले एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जो जो रह गया है इसमें, इसको चलिए कवर कर लेते हैं, जो बुक में नहीं दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज कंपोजिट रेंट। तो कंपोजिट रेंट हमें कवर करना है। ठीक है, व्हाट इज कंपोजिट रेंट? कंपोजिट रेंट पहली चीज तो होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग का टॉपिक है आज का कंपोजिट रेंट। व्हाट इज कंपोजिट रेंट? जब हम अपने मकान के किराए के साथ साथ, ठीक है, हाउस रेंट के साथ साथ हम प्लस हम उसमें सर्विस चार्ज भी कुछ लेते हैं, अदर सर्विस रेंट भी हम लेते हैं उसमें, है ना? अदर सर्विसेज का भी कुछ चार्जेस, यू कैन से चार्ज कह सकते हो, रेंट कह सकते हो, चार्ज या फिर रेंट जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट रेंट। यानी मकान के किराए के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हम उसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा फैन दे देते हैं रेंट
प्लस इलेक्ट्रिसिटी होती है। शेयर दे देते हैं। हाँ, रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी का आपने देखा होगा। कई बार होता है कि मकान रेंट, हाउस रेंट के साथ साथ प्लस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, प्लस पार्किंग, है ना, प्लस लिफ्ट मेंटेनेंस चार्ज, ऐसे भी कुछ होता है कई जगह पे, ठीक है। अगर बिल्डिंग में लिफ्ट विफ्ट लगी है तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपसे सिर्फ रेंट ही नहीं, मकान का रेंट ही नहीं लिया जा रहा, इवन इलेक्ट्रिसिटी प्लस पार्किंग प्लस लिफ्ट चार्जेस ये सब लिए जा रहे हैं। तो उस केस में इस तरह के रेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के रेंट को ही कंपोजिट रेंट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जरा देखिए, जब आपको कंपोजिट रेंट मिलेगा तो इसमें दो केस हो सकता है। केस नंबर वन, ठीक है ना, केस नंबर वन क्या हो सकता है कि कंपोजिट रेंट सेपरेबल होगा। कंपोजिट रेंट इज सेपरेबल, ठीक है ना। तो कंपोजिट रेंट सेपरेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपोजिट रेंट सेपरेबल है कि कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर कंपोजिट रेंट अगर सेपरेबल है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, यानी कि अगर सेपरेबल है इसका मतलब है कि ईजिली आप उसको मकान के किराए को अलग कर सकते हो, ठीक, मकान के किराए को तुम अलग कर सकते हो अगर सेपरेबल। दूसरा केस होता है क्या, केस टू, ठीक है ना, कंपोजिट रेंट इज नॉट सेपरेबल, कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं है। अगर कंपोजिट रेंट सेपरेबल है तब देखो क्या होगा, जो हाउस रेंट है, ठीक है ना, जो हाउस रेंट दे रहे हो वो तो आपका आ जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन जो अदर सर्विस का जो पैसा ले रहा हो, सर्विस का जो रेंट मैं ले रहा हूँ, अदर सर्विसेज का जो रेंट मैं वसूल रहा हूँ या चार्जेस मैं वसूल रहा हूँ, वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर सेपरेबल है तो हम मकान का किराया अलग करो, बाकी चार्जेस का किराया अलग करो, मकान के किराए को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखा दो, अदर सर्विस का जो रेंट तुम ले रहे हो उससे उसको किस में दिखाओ, जैसे ये पार्किंग लिफ्ट मेंटेनेंस का चार्जेस हर महीना जो ले रहे हो या फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो भी ले रहे हो, इसको तुम क्या करोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या पीजीबीपी में लोगे। अब सवाल उठता है सर इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग डिस्कस करें तो एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है, जस्ट लाइक होटल है, मैं होटल की बात कर रहा हूँ, सॉरी होटल गलत मैं बोल दिया। बहुत सारे ऐसे जी जगह जी सर। बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे रेंट आप देते हो और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सबके सबसे ज़्यादा कॉमन देखा गया है, रेंट प्लस क्या होता है, फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके से अगर है, अगर मान लीजिए आपका मकान है और आप अगर क्या करो, रेंट ले रहे हो प्लस फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है रेंट आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओगे और फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो ले रहे हो ये अदर सर्विस हो गई, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाओगे, इसको तुम हाउस हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में नहीं जोड़ोगे, ठीक है। तो इस तरह के ज़्यादातर केसेस दिखे। सवाल उठता है पीजीबीपी में कब होगा, कब हम लोग पीजीबीपी में कब हम लोग शामिल करेंगे, ठीक है। तो पीजीबीपी में कब शामिल करेंगे, अगर आपको वही प्रोफेशन ही है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है और आप सर आपका यही काम है कि आप उसको रेंट पे उठाते हो प्लस सर्विस चार्जेस अलग से लेते हो, तो भाई आपका क्या करना है, आपका तो वही बिजनेस हो गया, बात समझे। जैसे आपने हॉस्टल बना रखा है, हॉस्टल का आपने सुना होगा, हॉस्टल बना रखा है, तो उस केस में जो भी तुम लेते हो रूम का वो तो तुम हाउस प्रॉपर्टी में दिखाओ, और जो भी ये खाने पीने का जो भी कैंटीन का होता है ना, कैंटीन खाने पीने फूडिंग वूडिंग का, तो इन सब का क्या करोगे, इन सबको पीजीबीपी में दिखाओ। तो ये डिपेंड करता है अदर सोर्स और पीजीबीपी।
ओके, नाउ नेक्स्ट है कंपोजिट रेंट इज नॉट सेपरेबल। तो ये पहला केस था जब कंपोजिट रेंट क्या है, सेपरेबल है। अब हम दूसरे केस की बात करेंगे जब कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं है। तो जब कंपोजिट रेंट सेपरेबल नहीं होता है तो क्या करते हैं, तो ऐसे में ठीक है, जो भी रेंट होगा, जो भी रेंट आपको मिल रहा है, वो रेंट आप पूरा का पूरा दिखाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या फिर पीजीबीपी। हाँ, इसका एग्जांपल में आपका होटल आ जाएगा। अब बताओ, होटल जो लेता है ना, होटल जब किराया लेता है, होटल रूम जो भी आप लेते हो, उसमें आप होटल का भाड़ा दे रहे होते हैं, प्लस उसमें पानी बिजली सब यूज होता है। बट वो सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स मैं अगर होटल का मालिक, मैं नहीं चेक कर सकता कि आपने कितना पानी यूज किया, कितना आपने बिजली यूज किया। मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं सेपरेट नहीं कर सकता। तो ऐसे में मैं उसको क्या करूँगा, होटल का जो भी रूम का भाड़ा मैं ले रहा हूँ, तो उसको मैं उस भाड़े को किस में दिखाऊँ? मैं अदर सोर्स में तो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा तो बिजनेस है, तो इसलिए पीजीबीपी में दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। गेस्ट रूम है ना, एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कंपोजिट रेंट के यस साथ सर। ट्रीटमेंट करना है। तो कंपोजिट रेंट का आप लोग को ट्रीटमेंट क्लियर, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप क्या करता हूँ, इस समय घर पे लोग सैनिटाइज कर रहे हैं घर का दरवाजा। चलिए, कोविड-19 में सैनिटाइजेशन हो रहा है। ओके, सो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब एक और पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करूंगा, यस सर। वो ये है कि केस वेयर प्रॉपर्टी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। किस केसेस में प्रॉपर्टी इनकम पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी, तो ये के सारे केसेस हैं। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस। अगर इनकम कहाँ से आ रही है तुम्हारी, फार्म हाउस से इनकम। अगर फार्म हाउस से इनकम आ रही है तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है। प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप उसका इनकम तो वो एग्जेम्प्ट है अगर अपने प्रॉपर्टी का बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हो। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी में चला रहे हो, ठीक है ना, मान अनाथालय चला रहे हो या कुछ इस तरह से वृद्धाश्रम चला रहे हो, तो वो सब पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो इनकम होती है वही पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जैसे होता है ना कि नर्सरी, जैसे मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन नहीं तो घर की बात हो रही है, तो अगर मान लीजिए मेरा घर ही है, मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए हमने उसको दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में जो भी भाड़ा, जो भी मतलब इनकम आती है, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट है। इनकम, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की अगर कई सारे ट्रेड यूनियन होते हैं, व्यापार मंडल, आपने नाम सुना होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी, अगर उनका भी कुछ अगर हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रेड यूनियन ने ले रखी है जहाँ पे वो मीटिंग वूटिंग करते हो, तो वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। तो वो प्रॉपर्टी तो नहीं की है, लेकिन वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो भाई हॉस्पिटल चल रहा है उसमें, तो वहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। अदर मेडिकल एसोसिएशन, अपार्ट फ्रॉम द अबव, बाकी आप सभी को पता है, एनुअल वैल्यू आपने कैलकुलेट करना सीखा है। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड इज नील होती है, लेकिन हाँ, नए लॉ में आपको पता है क्या है, दो हाउस प्रॉपर्टी अब नील दिखा सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 से, यानी प्रीवियस ईयर 20-21। सो मेरे ख्याल से ये हाउस प्रॉपर्टी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे पीजीबीपी। तो आज के लिए मैं यहीं पे मैं क्लास आज ओवर कर रहा हूँ।